मैं विक्रम कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, अवधान एवं विस्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। ये अवधान और विस्मृति दोनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है तथा कक्षा शिक्षण में इन कारकों की क्या भूमिका है। कक्षा शिक्षण में इसका क्या क्या भूमिका है उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवधान यानी अटेंशन होता क्या है। देखिए, अवधान चेतना को केंद्रीकरण करना अवधान है। चेतना किसी पॉइंट को यानी चेतना को केंद्रीकरण करना अवधान है। यानी कोई भी चेतना के बारे में जब किसी खास पॉइंट पर केंद्रीकरण करते हैं, फोकस करते हैं, वही हमारा क्या है, अवधान है यानी अटेंशन है। कुछ दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ने कुछ परिभाषा दी है, जैसे डमलिन के अनुसार। देखिए, डमलिन के अनुसार बताया गया है, चेतना एक वस्तु पर चेतना की केंद्रीकरण ही अवधान है। यानी चेतना एक वस्तु पर किसी एक पॉइंट पर केंद्रीकरण करना, यानी किसी एक पॉइंट पर सोचना ही अवधान होता है। ठीक। दूसरा, मन के अनुसार कह रहा अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया। अवधान क्या है, अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है, यानी अभिप्रेरणा युक्त एक प्रोसेस है। अवधान का प्रकृति कैसा होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए, यानी कि उसको हम चयन कर सके। अन्वेषण, खोज, यानी हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हम खोज सके, उद्देश्यपूर्ण हो, उसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। मानसिक तत्परता, उस पर दिमाग से सोच कर काम करना चाहिए। शारीरिक मुद्रा में परिवर्तनशीलता, अस्थिरता, यानी परिवर्तनशील, चेंज होते रहना चाहिए। अस्थिर यानी स्थिर नहीं होना चाहिए। विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक, किसी जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, उसको हम पढ़े, उस पर विश्लेषण किए तो विश्लेषणात्मक हो गया, और उससे जो निष्कर्ष निकला वो संश्लेषणात्मक हो गया। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक। किसी वस्तु, किसी स्टोरी के बारे में हम उसको पढ़ने के बाद उसका पॉजिटिव सोच भी निकालते हैं और निगेटिव, यानी सकारात्मक भी और नकारात्मक। उसका विभाजन, हमारा जो अवधान में जो होता है वह विभाजन होने की क्षमता होती है। जैसे मान लिया जाए एक टेबल पर 2-3 बुक रखा हुआ है, तो अगर एक बुक रहेगा तो सिर्फ उसी पर हमारा उसी टॉपिक पर ध्यान जाएगा, उस टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा, 2-3 रहेगा, तो मन दौड़ के अलग अलग कहेगा कि कभी कौन बुक पढ़े, इससे चेंज होते रहता है। तो विभाजन की क्षमता होता है। उसके बाद विभाजन हो गया। अवधान विस्तार सीमित होता है। अवधान का विस्तार सीमित होता है। अब नया टॉपिक है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ अवधान विस्तृति। अवधान विस्तृति क्या है, वस्तु की वह संख्या जिस पर कम समय में ध्यान चला जाता है। कोई जैसे गाड़ी का नंबर देखते होइएगा, गाड़ी का नंबर, जैसे कोई गाड़ी का नंबर है, वो आकर्षक रहेगा, उसको कम समय में हम ध्यान दे देते हैं। अवधान के प्रकार, अवधान को 3 भाग में बांटा गया, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक। देखिए, ऐच्छिक में जैसे रुचि, कोई काम करने में रुचि होता है। अर्जित, इच्छा, उद्देश्य, विचारित, ये सब क्या हो गया, ऐच्छिक में होता है, यानी इच्छा का अनुसार। और नैच्छिक जैसे जिसमें इच्छा नहीं हो, जैसे जन्मजात, कोई काम करने की आदत जन्मजात। सहज, स्वाभाविक, मूल प्रवृत्ति होता है। अभ्यासिक यानी आदत, जैसे किसी को मैथ बनाने का आदत पड़ गया, मैथ कितना भी बनाएगा नहीं थकेगा। प्रक्रिया, उसके बाद कह रहा है प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर अवधान 2 प्रकार के होते हैं। एक चयनात्मक यानी सिलेक्टिव तथा दूसरा संधृत यानी सब्सटेन। इसमें देखिए, चयनात्मक यानी सिलेक्टिव, कुछ उद्दीपक पर ध्यान आकर्षित करना। जैसे मान लीजिए हम वीडियो पढ़ रहे हैं, कोई टीचर, तो 2-4 टीचर के हमको अच्छा लगता है जिसको पढ़ते हैं, तो कुछ उद्दीपक पर ध्यान आकर्षित करना ही चयनात्मक होता है। इसी में एक नया टॉपिक आता है निस्यंतक का सिद्धांत ब्रॉड-बेंट ने दिया था। दूसरा है निस्यंतक छिन्न, जिसका ट्राइसमैन ने दिया था। और तीसरा है बहुविधिक के जेनसन व हिंस ने दिया था। उसके बाद अवधान के दूसरा टाइप से संधृत यानी सस्टेन। इसका मतलब होता है एक उद्दीपक पर ध्यान आकर्षित, किसी एक पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करना।
अवधान अटेंशन का बाह्य कारक कौन कौन प्रभाव डालता है बाह्य कारक में, जैसे गति, खूब स्पीड में गाड़ी चल रहा है, स्पीड तेज से गति चल रहा है, ध्यान आकर्षित है, बहुत स्पीड चल रहा है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। नवीनता, कोई नया, जैसे मान लिया जाए कोई टीचर नया टेक्निक से पढ़ा रहे हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। अवधि, इस ड्यूरेशन यानी कि समय अंतराल। विषमता, अलग तनी हट के काम करना। परिवर्तन यानी चेंज होते रहना। पुनरावृत्ति, एक ही बात को बार बार पुनरावृत्ति कराया जाए, यानी कि जैसे मान लिया जाए किसी भी न्यूज को बार बार रिपीट किया जाएगा तो ध्यान में आ जाता है कि वही बात को रिपीट, वो याद हो जाता है। विभिन्नताएं, अलग यानी अलग अलग। रहस्य, कोई चीज़ का रहस्य, जिससे मान लिया जाए कोई स्टोरी के पर सबको जनरल कह रहा है, किसी बात को कान में जाके चुप्पे बता रहा है तो रहस्य हो गया। आवाज़ में भी चेंज होता है कि अलग अलग, कोई मधुर आवाज़ में बोलेगा, कोई कड़ा आवाज़ में बोलेगा। अब तो ये पढ़े थे अवधान को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक। अब कुछ आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या है, जैसे ज्ञान, उसके बाद रुचि। देखिए, ज्ञान और रुचि को हम कह सकते हैं एक ही सिक्का के दो पहलू। अगर ज्ञान होगा तो रुचि भी जगेगा, रुचि रहेगा तो ज्ञान भी बढ़ेगा। उसके बाद जिज्ञासा, उसके बाद उसका अगला होगा मूल प्रवृत्ति। कुछ मूल प्रवृत्ति, वंश के अनुक्रम, मनोवृत्ति, उत्तेजना, संवेग, अस्थायी भाव और समझना। अब देखिए, अवधान विस्तार पर सबसे पहले विलियम हैमिल्टन 1859 पर कह रहा है, अवधान विस्तार पर सबसे पहले विलियम हैमिल्टन ने 1859 में कार्य किया। ये हो गया हमारा अवधान के बारे में। अब विस्मृति क्या है? विस्मृति, देखिए, विस्मृति स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। जैसे हम स्मृति याद करते हैं, उसी प्रकार विस्मृति यानी भूल भी जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि स्मृति एक सक्रिय तथा विस्मृति एक निष्क्रिय क्रिया है। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का भी अध्ययन आवश्यक है। अगर स्मृति का अध्ययन पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार विस्मृति को भी जानना जरूरी है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। अगर किसी को विस्मृति अधिक हो जाएगा तो असामान्य व्यवहार करेगा। इसके भी कुछ परिभाषा दिए हैं, जैसे मन के अनुसार। देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखना तथा पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। क्या कह रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण करना यानी सीखी हुई बात को याद करना तथा पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। दूसरा, फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव का स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कह रहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, विस्मृति के प्रकार। विस्मृति के प्रकार, विस्मृति दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय विस्मृति और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति, इसका कारण व्यक्ति है, वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला जाता है। जैसे सक्रिय विस्मृति में कोई भी टॉपिक हो, उसको स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है और उसको भूल जाता है। दूसरा है निष्क्रिय विस्मृति, इसका कारण व्यक्ति नहीं होता है, वह प्रयास न करने पर भी स्वयं किसी चीज़ को भूल जाए। जैसे क्लास में कोई टीचर कुछ पढ़ाए और उसको हम ध्यान नहीं देंगे, धीरे धीरे वो भूल जाएंगे। कारण, इसका कारण बहुत सारा होता है। जैसे बाधा का सिद्धांत, जब किसी बाधा के कारण पढ़े गए पाठ को दोहराया ना जाए, जैसे हम कोई टॉपिक क्लास में पढ़े और किसी कारण से हम घर पर उसको नहीं पढ़ पाए तो धीरे धीरे भूल जाते। अभ्यास का सिद्धांत, जैसे मैथ, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम था, सर बता दी और उसको हम नहीं फिर से पढ़े, इसको नहीं उस पर प्रैक्टिस किए तो भूल जाएंगे। रुचि, ध्यान तथा इच्छा का अभाव, कोई टॉपिक में रुचि, ध्यान और इच्छा का अभाव के कारण भी होता है। विषय का स्वरूप, कठिन अथवा सरल, अथवा कठिन होगा नहीं तो सरल होगा।
विषय की मात्रा, इसका मात्रा के अनुसार भी अगर अधिक मात्रा में पढ़ा दिया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। सीखने में कमी भी होता है, सीखने में दोषपूर्ण विधि, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और उसको बहुत हार्ड करके समझाया जाएगा तो बच्चा नहीं समझ में, तो सीखने में दोषपूर्ण विधि। मानसिक आघात, कभी कभी टेंशन के कारण लोग नहीं सीख पाते। संवेगात्मक असंतुलन बिगड़ जाने। और विस्मृति में शिक्षा का महत्व, देखिए क्षणिक महत्व की बातों को भुलाना, कुछ कुछ बात को भुला जाना चाहिए। समान रूपों से अनुपयोगी बातों को भुलाना, समान रूप से अनुपयोग बात को भुला जाना चाहिए। दुखद अनुभवों को भुलाना, कुछ दुखी वाला टेंशन वाला रहेगा, किसी को से पार्टनर के साथ कुछ हो जाता है और उसको वो जल्दी नहीं भुलाता, ये सब को भुलाना। पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना, पुराने बात को भूल कर नया बात सीखना। अस्त व्यस्तता से बचाव, यही इसका क्या विस्मृति के शिक्षा का महत्व में कुछ कारण सब है। इसके बारे अब इसका आंसर हो गया खत्म। अब इतना ही इसका आंसर।